बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो हमारा है चैप्टर नंबर 10 एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में से। और लास्ट लेक्चर में हमने इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था रेलेवेंट टू फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम क्यों देखते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीफायर में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, बाईपास कैपेसिटर्स, कपलिंग कैपेसिटर्स, और जो उसके इंटरनल कैपेसिटर्स होते हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे कैसे बिहेव करते हैं। और डिज़ाइन करने के लिए इसके हमें सिर्फ उनकी वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती हैं, हमें ये भी देखना होता है कि वो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर क्या है उसका, सो दैट के जब हम उसको डिज़ाइन करके डिप्लॉय करें तो ये ना हो कि वो जो जो लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर बना रहे हैं उसकी वजह से हमारा सारा का सारा जो सिग्नल है वो फिल्टर आउट हो जाए और हमारे हमें गेन पे कोई कुछ वैल्यू ना मिले। सो ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे गेन से रेलेवेंट एक यूनिट को, डेसिबल यूनिट होता है। डेसिबल यूनिट इज ए लॉग यूनिट मेजरमेंट फॉर एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। नॉर्मली हम जो गेन होता है उसको हम डेसिबल्स में देखते हैं। डेसिबल साउंड का यूनिट भी होता है क्योंकि एम्पलीफायर्स हम मोस्टली वहीं वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे साउंड एम्पलीफिकेशन रिक्वायर होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो डेसिबल यूनिट हम यूज़ करते हैं फॉर पावर गेन एंड वोल्टेज गेन, और इसका सिंबल जो है वो वीबी होता है। फिर हम देखेंगे कि जी 0 dB रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद मिड रेंज गेन क्या होता है जी, वो हम देखेंगे। देन क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज, और फिर एक और यूनिट आएगा जो कि डेसिबल से रेलेवेंट होगा, उसी का स्मॉलर यूनिट होगा डीबीएम। dBm is a smaller unit as compared to dB। और फिर एट द एंड हम देखेंगे कि मिलर थ्योरम के थ्रू हम उनकी बीजेटी और एफईडी की इंटरनल कैपेसिटेंसेस कैसे मेजर करते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि ये डेसिबल यूनिट होता क्या है। डेसिबल यूनिट हमारे पास हमने कुछ ना कुछ चैप्टर 6 में भी स्टडी किया था, और उसमें हमने देखा था कि गेन को डेसिबल्स में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी, अगर हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं तो 20 लॉग से मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर हम बात कर रहे हैं पावर गेन की तो उसको 10 लॉग से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जब हम ओरिजिनल गेन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो डीबीज में होता है। डी उसको डीबी में गेन बोलते हैं। ठीक है, सो डीबी डीबी में जो गेन होता है अब वो अगर आप गेन की बात करें तो वो मिनिमम वन होगा, वन से छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास गेन कोई भी नहीं है यहाँ पे, या गेन वन है यहाँ पे 20 लॉग यहाँ वन है तो उसका आंसर वन आएगा ना। तो इफ ए वी इज ग्रेटर देन वन द डी बी गेन इज पॉजिटिव। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। गेन इज ग्रेटर देन वन द डी बी गेन इज पॉजिटिव, मतलब तब डी बी गेन आएगा। इफ इज लेस देन वन, आपका वोल्टेज गेन लेस देन वन है, यानी कि लेस देन वन का मतलब क्या है, आपका गेन नहीं है, अब आपका सिग्नल अटेनुएट हो रहा है। वन का मतलब है कि जितना सिग्नल है उतना ही रह रहा है। वन से ऊपर अगर गेन है इसका मतलब है कि एनहेंस हो रहा है। वन से नीचे अगर गेन है इसका मतलब है कि वो रिड्यूस हो रहा है, आउटपुट कम है इनपुट ज़्यादा है। देन द डीबी गेन इज नेगेटिव, दैट इज यूजुअली नोन एज अटेनुएशन। सो जब हम डीबी में देखेंगे तो अगर अगर आपको गेन नेगेटिव नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि जो आपने इनपुट सिग्नल दिया था उससे भी कम सिग्नल आपको आउटपुट पे मिल रहा है। और अगर डीबी गेन पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब है कि अब आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है गेन की, यानी कि गेन है ज़्यादा मिल रहा है। सो नीचे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपने गेन वगैरह फाइंड किया है। सो इन सबको अगर आपने डीबी में कन्वर्ट करना है, जो पावर वाले हैं उनको आपने 10 ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 2 वोल्टेज वाले हैं तो आपने 20 ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो 20 लॉग 20 लॉग 10 लॉग 10 लॉग, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आखिरी जो है इसमें आप देख रहे हो कि गेन की वैल्यू कम है, यानी कि 1 से कम है 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि आउटपुट कम आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है डीबी में जो वैल्यू नज़र आ रही है वो माइनस में नज़र आ रही है, 3 dB, और ये भी -3 dB है। सो जो गेन है प्लस में होगा, जो अटेन्यूएशन है वो माइनस में होगी। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज नोन एज 0 dB रेफरेंस। 0 dB रेफरेंस काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे हम एम्पलीफायर्स को देखते हैं, हम जहाँ फिल्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ ये चीज़ होती है। 0 dB रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपका जो यानी कि जीरो का जो रेफरेंस है, यानी कि जो समझने के ये हमारा ग्राफ है, अ, हमने ग्राफ बनाया जी गेन का, तो डीबीज में हम ले रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज 0 dB। ठीक है, तो ये इसका 0 dB रेफरेंस है, हम डीबीज में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो when an amplifier response is shifted in the vertical axis to 0 dB, it is said to be normalized। जब किसी एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स आप 0 dB रेफरेंस पे आप शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उसको उस ग्राफ पे बना देते हैं लॉगरिथमिक ग्राफ में, तो उसको क्या कहते हैं कि वो नॉर्मलाइज हो गया है। तो नॉर्मलाइज द रिस्पांस, ऑल वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय द मिड बैंड गेन। अच्छा जी, सो मिड मिड रेंज मिड रेंज गेन आपका जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज पे अकर करता है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? जो वो फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे जिस जगह पे आपका जो गेन है वो 67.7% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू रह जाता है। ठीक है, या हम ये लें कि ईएनए में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में आपने फिल्टर्स पढ़े होंगे, तो जहाँ पे फिल्टर्स पढ़े थे वहाँ पे जब हम देखते हैं कि अगर हम लो पास फिल्टर बना रहे हैं, लो पास फिल्टर अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है। और वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लो पास फिल्टर बना रहे हैं और उसकी कोई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं वो फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 50 हर्ट्ज। इट मीन्स सिग्नल बिलो 50 हर्ट्ज इज अलाउड टू पास। ठीक है, क्योंकि लो पास फिल्टर है तो 50 हर्ट्ज से बिलो सिग्नल अलाउ होगा। और 50 हर्ट्ज पे क्या होगा? एट 50 हर्ट्ज द गेन वुड बी 0.707 वी, यानी कि आपकी वोल्टेज इनपुट है उसको आप 7.707 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना गेन आ जाएगा। या परसेंटेज में देखें तो 63% आ जाएगा, या अगर डीबी में देखें तो -3 dB गेन रह जाएगा। अब इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपस में लिंक्ड है। वो क्या है जी? आपके पास 3-4 चीज़ें जो लिंक्ड हैं वो ये हैं कि एक तो 50 हर्ट्ज पे जो गेन होगा वो -3 dB होगा, या उसमें वोल्टेज की बात करें तो 0.707 होगा। और 50 हर्ट्ज है क्या? बेसिकली 50 हर्ट्ज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं टेक्निक। द मैक्सिमम गेन अकर्स फॉर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड इज कॉल्ड मिड रेंज। अब ये या तो आपका हो गया लो पास फिल्टर। ठीक है, सिमिलरली आपका कोई ना कोई हाई पास फिल्टर भी होगा, नॉर्मली होते हैं। सो अगर आपका लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर अटैच में है, तो वो आपको बना के देते हैं, क्या बना के देते हैं जी? वो होता है आपके पास बैंड पास फिल्टर। अब हम मिड रेंज गेन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था, हमने ऑब्जर्व किया था कि कुछ कैपेसिटेंसेस हैं जैसे कि बाईपास और कपलिंग, ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करती हैं? ये प्रॉब्लम लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्रिएट करती है। ठीक है, जब लोअर फ्रीक्वेंसी होती है उस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें इंटरनल की, इंटरनल कैपेसिटेंस की, तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है? हाई फ्रिक्वेंसी पे। इट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी भी नहीं रख सकते और बहुत ज़्यादा
लो फ्रिक्वेंसी के लिए भी डिज़ाइन नहीं कर सकते अपना एम्पलीफायर। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एम्पलीफायर क्या बनता है जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं, वो किसी ना किसी एक फ्रिक्वेंसी से नीचे काम नहीं कर पाता और किसी एक फ्रिक्वेंसी से ऊपर काम नहीं कर पाता, यानी कि वो एक रेंज बना देता है। ठीक है, और उस रेंज में जो उसका गेन आता है उसको हम कह देते हैं कि वो मिड रेंज गेन है। द मैक्सिमम गेन अकर्स, और वो मैक्सिमम मिल रहा होता है हमें फॉर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज, एंड दिस इज कॉल्ड मिड बैंड गेन। अब इसमें जो अपर फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज लो पास फिल्टर, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाई पास फिल्टर, ऑपोजिट होता है। ठीक है, which is assigned as r 0 dB वैल्यू। अब जो मिड रेंज गेन में जो वैल्यू मिल रही होती है ना आपको, उसको 0 dB वैल्यू असाइन कर दी जाती है, यानी कि उसको कहा जाता है कि ये 0 dB पे है, मतलब कि अटेन्युएशन नहीं हो रही। एनी वैल्यू ऑफ गेन बिलो मिड रेंज रेफरेंस टू 0 dB एंड एक्सप्रेस एज नेगेटिव वैल्यू, मतलब आपने एक लाइन लगा दी, क्योंकि हम अटेन्युएशन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने ये कह दिया कि ये जो लाइन है दैट इज एट 0 dB। और अब अगर सिग्नल इससे इससे नीचे है, अगर ये सिग्नल से नीचे है तो इसका मतलब है ये अटेन्युएट हो रहा है, सिग्नल इससे ऊपर है तो इसका मतलब है ये एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक हो गया। सो इससे रेलेवेंट एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल इफ द मिड रेंज वोल्टेज गेन ऑफ अ सर्टेन एम्पलीफायर इज 100, कोई एम्पलीफायर है जी, उसका गेन जो है वो 100 है, गेन ऑफ अ एम्पलीफायर इज 100, ठीक है, एंड गेन एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि जो रेड डॉट मैंने बनाया है उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पहुंच गए हैं। गेन एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज 50, ठीक है, देन दिस रिड्यूस द वोल्टेज, देन दिस रिड्यूस्ड वोल्टेज गेन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि पहले उसका 100 था, फिर 50 रह गया, तो 50/100 करेंगे हम 20 लॉग में। अगर हम 50/100 पुट करेंगे तो 20 लॉग 0.5, और ये आंसर आ जाएगा 6 dB। इसका क्या मतलब है 6 dB का, यानी कि अब इसमें कह रहा है कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पे उसका जो गेन है ये 6 dB रह गया। पहले उसका वोल्टेज, यानी कि उसकी गेन 100 था, उसको डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जब जैसे ही क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आएगी उस पॉइंट पे, पहले 6 dB, 3 dB नहीं, उस पॉइंट पे 6 dB हो जाएगा माइनस में, मतलब कि गेन और कम हो गया। इट मीन्स कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो पहले वाले से शार्प बन रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आई तो उसने क्या किया, ऐसे करके ऐसे शार्प टर्न लिया, ठीक है, मीन्स कि अब क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पे गेन और ज़्यादा कम हो गया और ज़्यादा शार्प रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, सो फिल्टर्स में आपको पता है जितना शार्प रिस्पॉन्स हो उतना अच्छा फिल्टर होता है। जी शामिर। सर ये नेक्स्ट हमारे पास है जी गेन का ग्राफ। अब जो ए वी मिड आपको नजर आ रहा है ये मिड बैंड गेन है, ठीक है, मिड रेंज गेन है, यानी कि ये मिड का मतलब ये है कि जो भी फिर हमने बनाया था एम्पलीफायर, उसकी अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो गेन है वो ये रहेगा, मतलब उसमें कोई अटेन्युएशन नहीं होगी। ये हम सिर्फ एम्पलीफायर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, जो कि कैपेसिटर्स, एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं जो कि कैपेसिटर्स पे डिपेंडेंट होता है। सो आइडियली हमें ये चाहिए होता है कि जो कैपेसिटर्स की वजह से गेन है ना वो जीरो रहे, मतलब कोई अटेन्युएशन ना हो। कैपेसिटर्स कोई गेन तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, कैपेसिटर्स अटेन्युएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो अटेन्युएशन ना हो, तो आइडियली हमारा ग्राफ यहाँ पे रहे, ये जो नज़र आ रहा है आपको।
सो अगर आपका आपके एम्पलीफायर का जो है ना वो ग्राफ ये है, तो आप उसको कुछ इस यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी पे अगर ऑपरेट करते हैं तो वो कोई भी आपको गेन में कमी नहीं देगा। अगर फ्रिक्वेंसी से लोअर करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, तो गेन आपका 70% रह जाएगा। अगर उससे भी कम फ्रिक्वेंसी होती है इनपुट की तो गेन आपका 50% रह जाएगा। फिर कम जाते हैं तो 25% रह जाएगा। सो अगर आपको पता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का पॉइंट है दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, सो 50 हर्ट्ज है जी आपके पास क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, दिस वन, ये 50 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब है कि आप 50 से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रख के आप बना रहे हैं। मतलब कि आप कस्टमर्स को जिसके लिए भी बना रहे हैं उसको ये कहेंगे कि 50 की क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है, तो आप उससे हायर जब फ्रिक्वेंसी होगी आपके इनपुट सिग्नल की, लाइक 60, 70, 80, तो आपका जो एम्पलीफायर है वो आइडियली बिहेव करेगा और किसी किस्म की आउटपुट में अटेन्यूएशन नहीं आएगी। सो इसी तरह का ग्राफ आप दूसरी साइड पे भी बना सकते हैं। अगर हम दूसरी, ये मिड रेंज हो गया, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी यानी कि ये जो हमारे ये हमारे पास जो बन रहा है ये ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंसेस ग्राफ बन रहा है लो पास फिल्टर। इंटरनल कैपेसिटेंसेस लो पास फिल्टर बना रही होती हैं, जो बाईपास कैपेसिटर और कपलिंग कैपेसिटर है वो हाई पास फिल्टर बना रही हैं, उनका रिस्पांस कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और उसकी भी कोई ना कोई हमारे पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी, वो ये होगी। सो लेट्स सपोज ये पॉइंट 50 है और ये जो पॉइंट है दैट इज 100। ठीक है, तो फिर आपको पता है कि जी 50 हर्ट्स और 100 हर्ट्स के दरमियान हमारा जो एम्पलीफायर है वो ठीक बिहेव कर रहा है। अगर 50 से नीचे हम फ्रिक्वेंसी लेके जाएंगे तो एम्पलीफायर की जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस लगी होंगी वो इन्वॉल्व हो जाएंगी और हमारा गेन कम कर देंगी। अगर हम 100 से ऊपर लेके जाएंगे तो कैपेसिटर में एम्पलीफायर में जो हमने बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर लगाए हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर हमारा गेन कम हो जाएगा। अब नॉर्मली हम इसको तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस इस लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कैपेसिटर हमने अपनी मर्जी के लगाए होते हैं, तो उसकी वैल्यू को चेंज करने से हम इसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये क्योंकि इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो ये जो रिस्पॉन्स है ये बिल्ट इन होता है, ये यही रहेगा। ये एम्पली ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो आपको कोई और ट्रांजिस्टर पिक करना पड़ेगा।